चाचा 4 बीवियां थी, मगर हर रात जो उसे मलाई वाली खजूरें खिलाती, चाचा उसके कमरे में चला जाता। सुबह में चाची से वजह पूछती तो चाची शर्मा कर कमरे में चली जाती। एक रोज चाचा घर आया तो मैं जल्दी से चाची की चादर में मुंह छुपाया और मलाई वाली खजूरें लेकर कमरे में चली गई। उस रात बहुत तूफानी बारिश थी। मैं और मेरी माँ दोनों एक दुकान में खड़ी सोच रही थी कि अब कहाँ जाएं, क्योंकि हमारा अपना कोई नहीं था। अब्बा के मरने के बाद मामू ने अपने घर में रखा था, लेकिन मामू अब कमाने के गर्ज से बाहर चले गए थे तो मुमानी ने धक्के देकर घर से निकाल दिया और कहा कि हमारे पास हराम का पैसा नहीं है जो तुम दोनों माँ बेटी का खर्चा उठा सकें। मैं बचपन से मामू के घर रही थी। मुमानी के लाख फिटकार के बावजूद मुझे मामू के खानदान से बहुत प्यार था। मामू के सारे बच्चों को मैं अपनी जान से ज्यादा अजीज रखती थी। मेरा कोई बहन भाई नहीं था। मैंने मामू के बच्चों को अपने सगे बहन भाइयों जैसा प्यार किया। मुमानी अम्मी को रोज ताने देती, मुझे रोज डांटती। अम्मा सारे घर का काम करती, फिर भी मुमानी हमसे खुश नहीं थी। हमें बचा कुचा खाना मिलता। जब मैं अम्मा से शिकायत करती तो वो मुझे सब्र करने का कहती, क्योंकि आज के दौर में कोई किसी को रहने की जगह और 2 वक्त की रोटी दे दे वही बड़ी बात है। मामू तो हमसे बहुत प्यार करते थे, हमारा ख्याल रखने की कोशिश करते, लेकिन मुमानी की नाराजगी के डर से वो हमसे दूर दूर रहते। बिलाखिर मामू ने सोच समझ कर बाहर जाने का फैसला किया। मामू चाहते थे कि अपने बच्चों के साथ साथ मेरा मुस्तकबिल भी अच्छा हो जाए, पर मामू के जाने के 3 दिन के बाद ही मुमानी ने धक्के देकर हमें घर से निकाल दिया। ये तक न सोचा कि मौसम किस कदर खतरनाक था और कितनी तूफानी बारिश हो रही थी। रात के इस पहर मैं और मेरी माँ दोनों ठंड से कांपते एक अजनबी की दुकान में खड़े थे। ये दरअसल पान वाला खोखा था जो रात गए तक खुला रहता था। दुकानदार एक बूढ़ा आदमी था। बारिश पिछले 3 घंटों से मुसलसल हो रही थी। दुकान में अजीबोगरीब ग्राहक आ रहे थे। ये बस स्टॉप था। दूसरे शहर जाने वाली गाड़ी यहीं से मिलनी थी, लेकिन बारिश की वजह से वो बस भी नहीं आई थी। यहाँ अजीबोगरीब लोग आ रहे थे जो ऐसी निगाहों से हमें देख रहे थे कि जमीन में गड़ जाने को दिल कर रहा था। मेरा वजूद थर थर कांप रहा था, जबकि अम्मी के सांस भी खुश्क हो चुके थे, क्योंकि उन्हें मेरी ज्यादा फिक्र थी। एक जवान बेटी के साथ रात के इस पहर घर से बाहर बिना किसी सहारे के रहना मरने के मुतरादिफ है। अम्मा ने मुझे अपने पीछे ऐसे छुपा रखा था जैसे मुर्गी बच्चों को अपने परों में छुपा लेती है। अम्मा जमाने के सर्द गर्म से वाकिफ थी, इसीलिए मुमानी के लाख चाहने के बावजूद भी वो मामू का घर छोड़कर कहीं और नहीं गई। पर आज किस्मत के हाथों मजबूर हम एक बस स्टॉप पर रुल रहे थे। दुकानदार बड़े गौर से हमें देख रहा था। वहां आने जाने वाले मर्दों की नजरें भी समझ गया था। अम्मा की जबान पर एक ही वर्ड जारी था कि या अल्लाह हमारी हिफाजत कर और हमें खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। दरअसल मेरा एक चचा था जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। सुनने में आया था कि उसने 4 शादियां कर रखी थी और वो दूसरे शहर में रहता था। मैं कभी कभी हैरान होती कि 4 बीवियों को वो कैसे संभाल रहा है। नहीं, ये भी सुनने में आया था कि उसने 4 बीवियों को बड़ा खुश रखा हुआ था। अब चचा पे अल्लाह के सिवा हमारे आखिरी ही सहारा था। हम चचा के पास ही जाना चाहते थे, पर तूफानी मौसम ने हमें हमारी मंजिल पर पहुंचने से रोक दिया था। रात के 12 बज गए थे। बस स्टॉप पर जितने भी मुसाफिर थे वो वापस जा चुके थे। दुकानदार के जाने का वक्त भी हो गया था। अब तो मेरा दिल भी तेजी से धड़कने लगा था कि दुकानदार की दुकान बंद करने के बाद आखिर हम कहाँ जाएंगे। इससे पहले कि मैं कुछ और सोचती, अचानक वो बूढ़ा दुकानदार हमारे पास आया और अम्मा से कहने लगा कि बेटी, आज बस नहीं आने वाली, तुम लोग वापस चले जाओ। इतनी रात गए तक बाहर रहना ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर अम्मा रो पड़ी और कहने लगी, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हम कहाँ जाएं। ये बात सुनकर बूढ़ा समझ गया कि हम अब तक वहां क्यों खड़ी थी। चुनाचे उसने कहा कि ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह होते ही जहां तुम लोग जाना चाहो चले जाना। अम्मा ये सुनकर घबरा गई और फौरन इनकार कर दिया। एक अजनबी के घर में भला वो कैसे जा सकती थी। बूढ़े दुकानदार ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी बेटियों जैसी हो। मेरा बस एक पोता है और घर में कोई नहीं है, और मेरा पोता पुलिस में है। तुम लोग वहां महफूज रहोगे। बूढ़े दुकानदार की बात सुनकर अम्मा कश्मकश का शिकार हो गई, जबकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जल्दी से घर चली जाऊं और मुझे एक आरामदेह बिस्तर मिल जाए, क्योंकि 5 घंटों से यहाँ ठंड में बैठे रहने से मेरा जिस्म अकड़ चुका था और मेरी हड्डियां बुरी तरह से दर्द कर रही थी। मैंने अम्मा से कहा कि हमें चलना चाहिए। बिलाखिर अम्मा ने कुछ सोचते हुए हामी भर ली और हम दोनों माँ बेटी उस बूढ़े के पीछे पीछे चलने लगी। हम खुश थी कि हमें रात गुजारने के लिए रिहाइश मिल गई थी, पर मैं नहीं जानती थी कि यह रात मुझसे मेरा सब कुछ चुरा कर ले जाने वाली थी। ये रात मेरी जिंदगी से सुकून गायब करने वाली थी और अब मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। बारिश थोड़ी आहिस्ता हो गई थी। मैं और अम्मा छतरी के नीचे चल रहे थे, जबकि बूढ़ा दुकानदार ने शॉपर से खुद को ढांप रखा था। 10 मिनट चलने के बाद बिलाखिर हम एक घर के सामने पहुंच गए। घर देखकर तो मैं हैरान रह गई। 2 मंजिला बना ये घर बहुत खूबसूरत था। अम्मा और मैं डरते डरते अंदर चले गए। बूढ़े दुकानदार ने अंदर जाकर हीटर जलाया और उसने एक कमरे की तरफ इशारा किया कि ये मेरी बहू का कमरा था, इसमें आपको गर्म कपड़े मिल जाएंगे। अम्मा ने कमरे में दाखिल होते ही फौरन कुंडी लगा दी और मैं जल्दी से अलमारी खोली ताकि अपने भीगे ठंडे कपड़े उतार सकूं। कमरे में आरामदेह बिस्तर लगा हुआ था। मैंने जल्दी से कपड़े तब्दील किए। मुझे ये सब किसी ख्वाब जैसा लग रहा था, जबकि अम्मा के चेहरे पर जर्दी छाई थी। वो किसी बुत की मानंद गीले कपड़ों में बैठी थी। मैंने अम्मा को हाथ लगाया तो मुझे करंट लगा। अम्मा को तो तेज बुखार था। मैंने अम्मा के कपड़े बदलवाए और उन्हें बिस्तर में लिटाकर खुद कमरे से बाहर निकली।
ताकि अम्मा के लिए दवा का इंतजाम कर सकूं। बाहर लाउंज में वो बूढ़ा आदमी जैसे मेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही बोला कि खाने का इंतजाम करूं। मैंने फौरन बोला कि मेरी अम्मा को तेज बुखार है, उनकी आंखें भी नहीं खुल रही। अम्मा की बीमारी से मैं घबरा जाती थी। वो बूढ़ा आदमी मुझे किचन में ले गया और कहने लगा कि फ्रिज से खाना निकाल कर गर्म कर लो, मैं दवा का इंतजाम करता हूँ। मैंने जल्दी से खाना गर्म किया, चाय बनाई और कमरे में आ गई। अम्मा खुनूदगी की हालत में थी। मैंने उन्हें 2-4 नवाले खिलाए, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो बूढ़ा आदमी दवा लेकर आया था। मैंने अम्मा को दवा दी और उन्हें चाय पिलाई। इसके बाद अम्मा गहरी नींद में चली गई। उनका जिस्म तपा हुआ था। मेरी तो भूख ही उड़ चुकी थी। मैं 1 घंटा अम्मा के पास बैठी रही। जब मुझे लगा कि उनका बुखार कम हो रहा है और वो खर्राटे लेने लगी हैं, तब मैं बर्तन उठाकर बाहर आ गई। मैंने किचन की खिड़की से एक लड़के को देखा। पहले तो मैं डर गई कि चोर ना हो, पर वो पुलिस की वर्दी पहने हुए था और बारिश में खड़ा अपनी गाड़ी पर झुका हुआ था। मैंने कभी किसी को ऐसी नजरों से नहीं देखा। मेरा दिल एक अलग लय पर धड़कने लगा। मैं उसको देखती रही जब तक वो अंदर नहीं आ गया। मैं जल्दी से बर्तन समेटने लगी। वो बर्तनों की आवाज सुनकर किचन पर मुझे देखकर ठिठक गया। तुम कौन? उससे मुझे गुस्से से पूछा। मैं डर के मारे कुछ बोल ही ना पाई। तभी बुजुर्ग की आवाज उभरी और वो चला गया। कुछ देर बाद मुझे उस लड़के के गुस्से से भरी आवाज सुनाई देने लगी। वो बूढ़े से कह रहा था कि दादा, आपको मना किया था मैंने कि अजनबियों को ऐसे घर में मत लाया करें। ये सुनकर मेरे अंदर कुछ छन से टूट गया। कुछ पलों के लिए मुझे लगा जैसे ये मेरा अपना घर हो, पर ख्वाब अब टूट चुका था। बुजुर्ग की दबी दबी आवाजें आ रही थी। यकीनन वो अपने पोते को हमारी मजबूरी की कहानी सुना रहा होगा। मैं खामोशी से कमरे में आ गई और बिस्तर में लेट गई। अम्मा का बुखार अब काफी हद तक कम हो चुका था और वो खर्राटे भर रही थी। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मुझे पहली बार अपनी महरूमी का एहसास हुआ था और ये इसलिए था कि आज पहली बार मेरा दिल किसी के लिए धड़का था। जाने में कितनी देर लेटी करवटें बदलती रही। उस शख्स का भीगा सरापा मेरे सामने आ रहा था। जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह अम्मा की आवाज से मेरी आंख खुली, पर उठने की हिम्मत नहीं थी। आंखों में जलन थी, पपोटे भारी हो रहे थे। ये रोते रहने की वजह से ऐसा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म में जान ही ना हो। बिलाखिर मुझे उठना पड़ा। कुछ देर मैं और अम्मा उस बुजुर्ग दुकानदार और उसके पोते के सामने बैठी थी। अम्मा ने सब कुछ बता दिया था। 2-3 बार मेरी नजर उस शख्स की जानिब उठी, पर उसके चेहरे पर फैली बेजारी देखकर मैं वापस पलट गई। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। मुझे अपना आप हकीर लगने लगा था। पर जब अम्मा ने चचा और उसकी 4 बीवियों को बताया तो अचानक वो लड़का सीधा होकर बैठ गया और हैरानी से चचा का पूछने लगा। मुझे उसके चचा में दिलचस्पी पर हैरानी हुई। जो जो अम्मा को पता था अम्मा ने बता दिया। कुछ देर बाद वो बोला कि मैं आप लोगों को शाम में छोड़ाऊंगा, आप लोग तब तक यहाँ रह सकते हैं। ये सुनकर मैं हैरान रह गई और ऐसी ही हैरानी बूढ़े के चेहरे पर भी थी। मेरा दिल बिल्लियों उछलने लगा। मैं यहाँ से कभी जाना ही नहीं चाहती थी, पर शाम भी हो गई और वादे के मुताबिक वो शख्स मुझे और अम्मा को अपनी गाड़ी में बिठाकर चचा के शहर की जानिब चल पड़ा। मेरा दिल कर रहा था ये सफर कभी खत्म ही ना हो। 3 घंटे बाद हम चचा के घर के सामने थे और इन 3 घंटों में मैं एतराफ कर चुकी थी कि मुझे उस शख्स से शदीद मोहब्बत हो चुकी थी। गाड़ी से उतरते वक्त उसने मुझे रोका और अपना नंबर दिया कि कभी जरूरत हो तो फोन कर लेना। मेरा हाथ वो नंबर लेते वक्त कांप रहा था। मेरे पास तो फोन भी नहीं था, पर उस शख्स की आंखें कह रही थी कि मैं हर हाल में उससे राब्ता करने वाली थी। वो वापस चला गया। एक ख्वाब जैसे खत्म हो गया और मैं और अम्मा चचा के घर आ गए। चचा घर में ही मौजूद थे। उन्होंने अम्मा को पहचान लिया और मुझे गले लगाकर रो पड़े। अचानक उनकी बीवियां कमरों से बाहर निकल आईं। चचा के घर खुला और बड़ा था। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वाकई उनकी 4 बीवियां थी और चारों बहुत ही खूबसूरत थी। वो चारों हमसे अच्छे से मिली और वो आपस में ऐसे रह रही थी जैसे पक्की सहेलियां हों। मुझे बड़ी हैरानी हुई। चचा के घर में 5 कमरे थे, 4 उनकी बीवियों के और 5वें कमरे में उसने हमें भेज दिया। मैं जरूर उनकी बीवियों पर गौर करती, पर इस वक्त मेरा ज़हन उस शख्स में अटका हुआ था जिसकी मोहब्बत में मैं गिरफ्तार हो चुकी थी और अब नंबर हाथ में था। मैं सोच रही थी कि कैसे इससे राब्ता करूं, कैसे इससे बात करूं। जब इंसान को मोहब्बत होती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। वो बस अपने महबूब को अपने सामने देखना चाहता है, उससे बात करना चाहता है। और मेरा भी यही हाल था। सोच सोच कर मैं पागल हो गई थी और अब मेरा जिस्म बुखार में तपने लगा था। जब तकलीफ दिल में हो तो इंसानी जिस्म भी बीमार पड़ जाता है और मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। 3 दिन में बुखार में बेहोश पड़ी रही और जब ठीक हुई तो मैं चचा की चौथी बीवी के पास गई। वो दिखने में लड़की सी थी, मुझसे चंद साल ही बड़ी होगी। मैंने उनसे फोन कर पूछा कि अपनी सहेली को बताना है कि मैं खैरियत से पहुंच गई हूँ। चची ने मुझे फोन दे दिया और मैंने कांपते हाथों से नंबर मिलाया। पहले ही बेल पर फोन उठा लिया गया। मैंने डरते डरते अपना बताया और ये भी कि ये चची का नंबर है, मैं खुद कॉल करूंगी। वो मुझसे ऐसे बात करने लगा जैसे हमारी पुरानी शनासाई हो। मुझे हैरानी तो हो रही थी, पर दिमाग पर दिल ने गलबा पा लिया और फिर वक्त गुजरने लगा। मैं 2-3 दिन के बाद चची के नंबर से उसे फोन कर लेती। उसकी आवाज से मुझे सुकून मिल जाया करता था। और फिर मैंने गौर किया कि चचा की चारों बीवियां रोज चचा के लिए मलाई वाली खजूरें तैयार करती हैं और रात को चचा जिस चची की खजूर खाते उसी चची के पास उनके कमरे में चले जाते। बाकी बीवियां ये देखकर खुश हो जाती। मुझे ये सब देखकर हैरानी होती। चचा सारा दिन बाहर रहते थे और मैंने कभी उनकी बीवियों को लड़ते नहीं देखा था। वो चारों बड़े प्यार से रहती थी, इकट्ठे बाहर जाती थी। उस वक्त तक मेरी उस शख्स से बहुत ज्यादा बातचीत शुरू हो चुकी थी। मैंने उसे चचा और उसकी बीवियों के बारे में भी बता दिया। उसने मुझे कहा कि मेरा एक काम करोगी। मैंने फौरन हामी भर ली।
भला मैं उसे इनकार कैसे कर सकती थी। उसने मुझे जो कहा उसे सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। उसने कहा कि आज रात तुम अपनी चारों चच्चियों को नींद की दवा देकर सुला दो और फिर खुद चचा को खजूर खिलाकर कमरे में ले जाओ, फिर जो हो मुझे बताना। मुझे सुनकर बहुत अजीब लगा, पर पहली बार उस शख्स ने मुझसे कुछ मांगा था, मैं इनकार कैसे कर सकती थी। चुनाचा मैंने ऐसा ही किया, दुपट्टे से अपना मुंह छुपा लिया। चचा ने खजूर खाई और फिर मेरे पीछे पीछे चलकर छोटी चच्ची के कमरे में आ गए। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा, पर इससे पहले कि मैं कुछ बोलती चचा ने मेरी गर्दन दबोच ली और बोला कि बहुत हो गया तुम लोगों का खेल, आज मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। तुम चारों बहनों ने मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। मैं खुद को छुड़ाने लगी और जब मेरे सर से दुपट्टा उतरा तो चचा को जैसे करंट लगा। मुझे चचा पर किसी पागल का गुमान हुआ। चचा पीछे हट गया और पूछने लगा कि यहाँ क्या कर रही हो तुम। मैंने चचा को बताया, अब छुपाया नहीं जा सकता। ये सुनकर चचा रो पड़ा और कहने लगा कि उस लड़के का नंबर मुझे दो, वो पुलिस वाला है, वो यकीनन मेरी मदद करेगा। इसके बाद चचा ने उसे फोन लगाया और सब बता दिया। चचा की चारों बीवियां बहनें थीं, लेकिन चचा को इस बात का बाद में पता चला और वो चारों बीवियां नफ्सियाती थी और इसके साथ साथ काफी जराइम में मुलविस थी। वो चारों शहर बदलती रहती थी, किसी एक आदमी से शादी करती और इससे अपने सारे काम करवाती और फिर उसे अपना काम निकलवा कर उसे मरवा देती और किसी दूसरे शहर चली जाती। वो पुलिस वाला जो दुकानदार का पोता था वो उन्हें ढूंढ रहा था, इसीलिए जब उसने चचा की चार बीवियों का सुना तो उसने मेरे जरिए सब पता लगवा लिया। चचा की चारों बीवियां बेहोश थी। चचा ने उनके खिलाफ सारे सबूत उसे दे दिए। सुबह होने से पहले पहले वो उन चारों बहनों को गिरफ्तार कर चुका था। उसे अपने केस में कामयाबी हुई। उसने जाते जाते मेरा शुक्रिया अदा किया। चचा को आज़ादी मिल गई थी, लेकिन नुकसान तो मेरा हुआ था। उसने कभी दोबारा फोन नहीं किया। मैं हर रात रोती तड़पती और फिर पूरे साल के बाद वही बुजुर्ग हमारे घर आया। अब हम चचा के साथ ही रहते थे। उसने आकर अम्मा से मेरा रिश्ता मांगा। मैं हैरान थी। बूढ़े आदमी का कहना था कि वो अपने पोते की ख्वाहिश पर यहाँ आए हैं, वो मुझसे शादी करना चाहता है। अम्मा ने फौरन हाँ कर दी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, पर अब मैंने ठान लिया था कि मैं इसे वैसे ही तड़पाऊंगी जैसे इसने मुझे पूरा साल रुलाया था। तब उसे एहसास होगा कि मोहब्बत में किसी का इस्तेमाल करना कैसा होता है। मैंने सब सोच लिया था, पर जब उससे सामना हुआ मैं सब भूल गई। याद रहा तो बस इतना कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ और वो मुझे अब मिल चुका था। बेशक अल्लाह ने मेरी दुआएं